हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर सीए डॉक्टर अमित खांडल। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है आप लोगों के लिए। मैं इसमें आप लोगों को करवाऊंगा प्लेस ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी का रिवीजन। तो दोस्तों, ये एक रिवीजन क्लास है प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर की। आपको बहुत मजा आने वाला है। रियली माय डियर फ्रेंड्स, इसको शेयर जरूर करिएगा मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ। दोस्तों, इस पूरे रिवीजन वीडियो में मैं आप लोगों के सामने मेरे जो हैंड रिटन नोट्स हैं, जो मैंने अपनी करंट रिकॉर्डिंग्स में यूज किए हैं, उनको यूज कर रहा हूं। बहुत अच्छा रिस्पांस है स्टूडेंट्स का। दोस्तों, समझते हैं, याद करते हैं, रिवीजन करते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर का। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, ये हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे कहां से? मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक दे दूंगा। वहां से आप इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, और आप टेलीग्राम पर मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। मैं आप लोगों को वो भी सारे लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप 2021 एग्जाम के लिए अपीयर होने जा रहे हैं दोस्तों, हमारा ये जो अमेजिंग कोर्स है आईडीटी का फाइनल स्टूडेंट्स के लिए, इसमें आप लोगों को बहुत कुछ मिलने वाला है और ये सारे नोट्स आपको वहां पर मिलेंगे पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं इस रिवीजन क्लास को। सबसे पहली बात माय डियर फ्रेंड्स, मैं इस चैप्टर में आप लोगों को जितने भी सेक्शन पढ़ाऊंगा, ऑल आर रिलेटेड टू आईजीएसटी एक्ट 2017। ये सारे सेक्शन दोस्तों आईजीएसटी एक्ट 2017 के हैं। ऑल आर रिलेटेड टू आईजीएसटी एक्ट 2017 माय डियर फ्रेंड्स। तो सबसे पहली बात दोस्तों, जो भी पढ़ोगे आईजीएसटी में पढ़ोगे, सबसे पहले डेफिनेशन को पढ़ते हैं। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स का मतलब होता है किसी भी गुड्स को अगर आप इंडिया के बाहर लेकर जा रहे हो तो हम उसको एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स बोलते हैं। इंपोर्ट ऑफ गुड्स क्या होता है? इंपोर्ट ऑफ गुड्स का मतलब होता है ब्रिंगिंग गुड्स इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। इंडिया के बाहर से गुड्स को इंडिया में लेकर आना। सर, इस चैप्टर में बहुत जगह पर लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट की बात होती है कि अगर कोई रेसिपिएंट है जिसने सर्विस को लिया है या कोई सप्लायर है जिसने सर्विस को दिया है, उनकी लोकेशन कहां पर मानी जाती है? बता देता हूं दोस्तों, यहां पर अगर लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट की बात हो या लोकेशन ऑफ सप्लायर की बात हो, कहां ये लोकेशन मानी जाएगी, ये मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं। सप्लाई रिसीव एट और फ्रॉम, ध्यान से सुनिएगा। सप्लाई रिसीव एट और फ्रॉम, अगर आपको सप्लाई रिसीव होती है, प्लेस ऑफ बिजनेस फॉर विच रजिस्ट्रेशन इज ऑब्टेन्ड, प्लेस ऑफ बिजनेस फॉर विच रजिस्ट्रेशन इज ऑब्टेन्ड। दोस्तों, पीओबी, प्लेस ऑफ बिजनेस फॉर विच रजिस्ट्रेशन इज ऑब्टेन्ड, आपने जिस प्लेस ऑफ बिजनेस का रजिस्ट्रेशन लिया है वहां पर दोस्तों लोकेशन मानी जाएगी। अगर आपका कोई फिक्स एस्टैब्लिशमेंट है तो मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, वो जो फिक्स एस्टैब्लिशमेंट होता है वहां पर आपकी लोकेशन मानी जाती है। सर, एक बात बताओ, अगर प्लेस ऑफ बिजनेस एक से ज्यादा है, अगर फिक्स एस्टैब्लिशमेंट एक से ज्यादा है, तो सर हमें बताइए पीओबी हमारा जो लोकेशन है वो कहां माना जाएगा? दोस्तों, सप्लाई जिस जगह से ज्यादा कनेक्टेड होगी वो आपका लोकेशन माना जाएगा। और सर एक बात बताओ, हमारे पास ऐसा कोई प्लेस नहीं है, तो फिर कहां मानेंगे लोकेशन? मैं बता देता हूं दोस्तों, यूजुअल प्लेस ऑफ रेजिडेंस, जहां पर रेसिपिएंट नॉर्मली रहता है, निवास करता है, जहां उसका रेजिडेंस होता है, वहां पर दोस्तों लोकेशन को मान लिया जाता है। और ये लोकेशन डियर बहुत ज्यादा काम आती है जब आप प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर को पढ़ते हो। इसके बाद दोस्तों, ये जो डेफिनेशन मैंने बताई दैट इज रिलेटेड टू सर्विस। दोस्तों, प्लेस ऑफ बिजनेस जानना क्यों जरूरी होता है? प्लेस ऑफ बिजनेस जानना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि हमें ट्रांजैक्शन का नेचर पता करना होता है, वेदर इट इज इंट्रा और वेदर इट इज इंटर। जब तक प्लेस ऑफ सप्लाई का पता नहीं चलेगा, आप इंट्रा और इंटर का पता नहीं लगा सकते। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को सेक्शन 10 पढ़ाऊंगा। क्या है भाई सेक्शन 10? प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अदर देन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। यहां पर हम बात करेंगे दोस्तों प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स की, अदर देन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, राइट? अदर देन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की हम बात करेंगे। मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है और हम गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होना चाहिए। इट इज टोटली डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन। तो पीओएस कैसे निकलेगा? ध्यान से सुनना दोस्तों, अगर गुड्स का मूवमेंट हो रहा है, अगर गुड्स का मूवमेंट हो रहा है तो दोस्तों मूवमेंट जहां पर टर्मिनेट होता है, जहां पर मूवमेंट खत्म होता है गुड्स का, उस जगह पर पीओएस माना जाता है। आप रेसिपिएंट को गुड्स जहां पर दोगे, जहां गुड्स का मूवमेंट खत्म हो जाएगा, वहां पर दोस्तों पीओएस माना जाएगा। राइट राइट राइट। इसके मैंने एग्जांपल्स भी दिए हैं।
ये एग्जाम्पल आप देख सकते हो, ए ऑफ नासिक पुणे सामान लेकर जा रहा है, पुणे माना जाएगा पीओएस। ए सी अहमदाबाद लेकर जा रहा है तो अहमदाबाद माना जाएगा। एग्जाम्पल आप एक बार देख लीजिएगा, मैं आपको पूरा पीडीएफ शेयर कर दूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दूसरा पॉइंट डियर, अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि गुड्स डिलीवर टू रेसिपिएंट और एनी पर्सन ऑन डिस्क्रिएशन ऑफ थर्ड पर्सन बाई वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ टाइटल, जिसको दोस्तों हम बिल टू शिप टू मॉडल भी बोलते हैं। दोस्तों ये जो बिल टू शिप टू मॉडल होता है, इसमें क्या होता है मैं बताता हूं दोस्तों। ए ने बी को सप्लाई दी सी के कहने पर, ए ने बी को सप्लाई दी सी के कहने पर कि देख ए सप्लाई तू बी को दे देना, मैं तेरे को कह रहा हूं पैसे मैं दूंगा, बिल मेरे नाम से बनाना। तो दोस्तों ए को किसने बोला कि बी को सप्लाई दे दे? सी ने बोला। तो ये जो सी थर्ड पर्सन है दोस्तों, इसकी लोकेशन पर प्लेस ऑफ बिजनेस, प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। ये जो थर्ड पर्सन है सी, जो ऑर्डर कर रहा है, जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है ए को, उसके प्लेस पर दोस्तों, उसके प्लेस पर माना जाएगा क्या क्या? प्लेस ऑफ सप्लाई, वहां माना जाएगा। दो ट्रांजैक्शन है, ए टू सी सी टू बी, ए टू सी सी टू बी। तो ए से सी को जो ट्रांजैक्शन हुआ उसमें सी माना जाएगा, और सी से जो बी को हुआ उसमें बट ऑब्वियस है कि बी की लोकेशन पर माना जाएगा। राइट, आई थिंक आप मेरी बात को समझ गए होंगे। थर्ड पॉइंट, नो मूवमेंट ऑफ गुड्स। दोस्तों अगर गुड्स का मूवमेंट नहीं होता है, सर ऐसा कैसे पॉसिबल है, बिना गुड्स के मूवमेंट के कैसे कैसे कैसे? बताता हूं डियर। कई बार ऐसा भी हो जाता है, कैसा? बिना मूवमेंट के हम गुड्स की सप्लाई दे देते हैं। जैसे हमने फ्लैट बेचा, हम बिल्डर हैं और फ्लैट में फर्नीचर लगा हुआ है, चलो फ्लैट तो इमूवेबल चीज होती है, फर्नीचर अंदर मूवेबल था, वो भी हमने सामने वाले को बेचा और हमने फ्लैट के पैसे के साथ फर्नीचर का पैसा लिया। क्या दोस्तों फर्नीचर का मूवमेंट करना पड़ा? नहीं दोस्तों। प्लेस ऑफ सप्लाई कहां मानी जाएगी? लोकेशन ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी टू रेसिपिएंट। लोकेशन ऑफ गुड्स उस जगह पर मानी जाएगी जहां पर गुड्स था एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। मैंने फ्लैट की चाबी सौंप दी रेसिपिएंट को, फ्लैट मेरा गुड़गांव में है डियर, नोएडा में है सपोज करो, तो नोएडा में प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी क्योंकि गुड्स का मूवमेंट तो हो नहीं रहा। तो जहां पर भी गुड्स होगा वहां माना जाएगा दोस्तों। बहुत बढ़िया। इसके बाद फोर्थ नंबर का पॉइंट क्या कहता है सेक्शन 10 में, इफ गुड्स असेंबल्ड और इंस्टॉल्ड, अगर गुड्स की असेंबली हो रही है, उसका इंस्टॉलेशन हो रहा है, तो जहां पर गुड्स की असेंबली होती है, जहां पर उसका इंस्टॉलेशन होता है, वहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई को मान लिया जाता है। इफ गुड्स सप्लाइड ऑन बोर्ड अ कन्वेंस लाइक वेसल, एयरक्राफ्ट, ट्रेन और व्हीकल। दोस्तों अगर गुड्स की सप्लाई ऑन बोर्ड हो रही है, वेसल में, एयरक्राफ्ट में, ट्रेन में, व्हीकल में, तो दोस्तों कहीं भी बेचा जाए माल, कहीं भी बेचा जाए, आपने कन्वेंस पर कब चढ़ाया, कहां से चढ़ाया? तो आपने कन्वेंस पर उसको कहां से चढ़ाया दोस्तों, वहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। अगर आपने दिल्ली से माल कन्वेंस पर चढ़ाया है, कन्वेंस मतलब कॉमन वर्ड है कन्वेंस, तो चाहे आप उसको जयपुर में बेचो, ट्रेन कहीं भी चल रही हो, कोई मतलब नहीं है, जहां से चढ़ाया दोस्तों वहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई को माना जाएगा। बहुत बढ़िया। पॉइंट नंबर 6, सर पीओएस फिर भी नहीं निकल पा रहा, क्या करें? पीओएस फिर भी नहीं निकल पा रहा, क्या करें? तो दोस्तों लॉ ने बोला प्रिस्क्राइब्ड मैनर लगाओ। अरे प्रिस्क्राइब्ड मैनर लगाओ, जैसा रूल्स में प्रिस्क्राइब्ड है वैसे करो। तो दोस्तों ये सेक्शन 10 था, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस। इसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात नहीं हो रही थी। अब मैं बात करूंगा सेक्शन 11 की। क्या सेक्शन 11 क्या कहता है? प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इंपोर्टेड इनटू और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। दोस्तों अगर माल भारत में इंपोर्ट किया जा रहा है या यहां से एक्सपोर्ट किया जा रहा है, तो पीओएस कैसे निकलता है मेरे भाई? अरे फिर पीओएस कैसे निकलता है, कोई बताए तो सही। यह बात दोस्तों सेक्शन 11 में दी गई है, यह बात आपको सेक्शन 11 में दी गई है। अगर नेचर ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इंपोर्ट है, तो दोस्तों इंपोर्टर की लोकेशन पर प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। इंपोर्टर कहां पर है? इंडिया में, तो इंडिया में टीटी में सप्लाई मानी जाएगी। और दोस्तों अगर एक्सपोर्ट का मैटर है, तो इंडिया के बाहर जहां आप एक्सपोर्ट कर रहे हो वहां प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। इस रीजन से डियर एक्सपोर्ट के केस में ड्यूटी नहीं लग पाएगी। दोस्तों यहां पर एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखना, अगर इंडिया के बाहर से सामान इंडिया में इंपोर्ट होने जा रहा है, यह बात अभी नहीं बताऊंगा, थोड़ी देर बाद बताऊंगा,
नेक्स्ट पॉइंट सेक्शन 12, दोस्तों 10 हो गया 11 हो गया, दोनों आईजीएसटी के सेक्शन है। 10 और 11 में हम गुड्स की सप्लाई की बात करते हैं। सेक्शन 10 के अंदर बात करते हैं भैया डोमेस्टिक सप्लाई ऑफ गुड्स की, और सेक्शन 11 में हम बात करते हैं जहां इंटरनेशनल सप्लाई का मैटर होता है उसकी बात करते हैं। सेक्शन 12 क्या कहता है दोस्तों? सेक्शन 12 ये कहता है प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस वेयर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड रेसिपिएंट इज इन इंडिया। दोस्तों अगर सप्लायर की लोकेशन और रेसिपिएंट की लोकेशन इंडिया में है, दोनों इंडिया में है, लेकिन अब की बार मोदी सरकार नहीं, अब की बार सर्विस की बात हो रही है। दोस्तों ध्यान रखना कुछ स्पेसिफिक सर्विसेज के नाम है। अगर आपका केस स्पेसिफिक सर्विस में फॉल करेगा तो पीओएस वहां माना जाएगा, अदरवाइज डिफॉल्ट रूल लगेगा। पहला केस इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई भी सर्विस है जिसमें अकोमोडेशन भी आ जाता है, होटल में रुकवाना हो, किसी बोट में रुकवाना हो, वेसल में रुकवाना हो, दोस्तों जहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड होती है, चाहे वो बोट हो वेसल हो, उसमें भी अगर आप रुकवाओगे तो ध्यान रखना जहां पर वो बोट होगी, जहां पर वेसल होगा, जहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी, वहां पर पीओएस निकाला जाएगा। सर अगर ये सब चीजें इंडिया के बाहर हो तो, अगर मान लो प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर बनने जा रही है, हम कंस्ट्रक्शन की सर्विस ले रहे हैं, तो दोस्तों एक्सेप्शन है, याद रखना। अब की बार भूल जाना इमूवेबल प्रॉपर्टी कहां पर है, अब की बार रेसिपिएंट की लोकेशन, अब की बार रेसिपिएंट की लोकेशन, रेसिपिएंट की लोकेशन पर माना जाएगा अब की बार। ध्यान रखना इस बात को, पलटी मार दी रेसिपिएंट इंडिया में है तो भैया इंडिया हो गई लोकेशन। सर एक बात बताओ, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी एक से ज्यादा प्लेसेस पर हो तो दोस्तों लॉ में ये लिखा हुआ है कि हर स्टेट और यूटी के अंदर उसको प्रोपोर्शनेट करके देखा जाएगा और प्रोपोर्शनेट वैल्यू निकाली जाएगी, उसके बेसिस पर पीओएस निकलेगा। पक्का एग्जाम्पल मैंने भरपूर दिए हैं, आप देख सकते हो। सेकंड पॉइंट रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग सर्विस, पर्सनल ग्रूमिंग, फिटनेस, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विस। दोस्तों बहुत सारी सर्विसेज के नाम हैं, ये सारी वो सर्विस है डियर जहां पर परफॉर्मेंस करनी होती है। लॉ बोलता है भैया जहां परफॉर्मेंस होगी वहीं पर पीओएस माना जाएगा, जहां परफॉर्मेंस होगी वहीं पर पीओएस माना जाएगा। अगर आप ब्यूटी ट्रीटमेंट कराने दुबई जा रहे हो तो दुबई में पीओएस माना जाएगा। अगर आप ब्यूटी ट्रीटमेंट कराने जयपुर आ रहे हो, गुलाबी नगरी शहर है गुलाबी, तो दोस्तों गुलाबी नगरी में पीओएस माना जाएगा। राइट, ओके। ट्रेनिंग परफॉर्मेंस, कोई भी ट्रेनिंग परफॉर्मेंस की अगर सर्विस है, ट्रांजैक्शन अगर B2B है, तो वो जो रेसिपिएंट होता है, जो रजिस्टर्ड पर्सन होता है, उसकी लोकेशन पर मानी जाती है। लेकिन अगर B2C है तो जहां सर्विस परफॉर्म होगी, जहां ट्रेनिंग दी जाएगी, वहां पर दोस्तों पीओएस निकाला जाएगा। एडमिशन टू इवेंट और एनी पार्क, अगर आप किसी इवेंट में एडमिट होने जा रहे हो, आप किसी पार्क में जा रहे हो टिकट लेकर, अरे वाह साइंस पार्क में जा रहे हो, आप किसी अम्यूजमेंट पार्क में जा रहे हो, आप किसी इवेंट में जा रहे हो, यो हनी सिंह के प्रोग्राम में जा रहे हो, जहां पर इवेंट होगा, जहां पर पार्क की लोकेशन होगी, वहां पीओएस माना जाएगा दोस्तों, वहां माना जाएगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट की बात है, अगर इवेंट को स्पॉन्सर्ड करने की बात है, इससे रिलेटेड अगर कोई सर्विस है, दोस्तों याद रखना B2B है जब तो रजिस्टर्ड रेसिपिएंट की लोकेशन पर मानेंगे, नहीं तो अगर B2C है तो इवेंट जहां पर हो रहा है, बस समझ जाओ, वहीं पर पीओएस माना जाएगा। राइट। दोस्तों अगर इवेंट इंडिया के बाहर हो रहा है, अरे इंडिया के बाहर अगर इवेंट हो रहा है, भूल जाओ, अगर इवेंट इंडिया के बाहर हो रहा है भैया, तो फिर इवेंट कहां हो रहा है, गई भैंस पानी में। अब की बार रेसिपिएंट की लोकेशन देखो पलटी मार दी, इवेंट बाहर हो जाता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी बाहर हो जाती है, तो रेसिपिएंट की लोकेशन पर आ जाते हैं लोग। अगर एक से ज्यादा स्टेट में सर्विस दी जा रही है तो प्रोपोर्शनेट करके देखना पड़ेगा। इसके बाद सुनो, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस, मेल और कोरियर। दोस्तों गुड्स ट्रांसपोर्टेशन मेल और कोरियर के केस में भी वही होता है, मैक्सिमम जगह पर वही है। अगर ट्रांजैक्शन B2B है तो रजिस्टर्ड रेसिपिएंट की लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है, लेकिन अगर ट्रांजैक्शन B2C है तो जहां पर गुड्स को हैंडओवर किया जाएगा, अरे जहां पर चिट्ठी पत्री देकर आओगे, संदेशे आते हैं, वो संदेशा जहां बुक होगा, जहां सामान जीटीए वाले को दोगे, वहां पर पीओएस माना जाएगा। सर अगर इंडिया के बाहर सामान जा रहा हो तो दोस्तों ध्यान रखना, डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स एक्सेप्शन है, याद रखना।
इंडिया के बाहर अगर सामान जा रहा है, नेपाल जा रहा है, तो नेपाल माना जाएगा पीओएस। पीओएस कहां माना जाएगा? नेपाल माना जाएगा। वेरी नाइस। 7 पॉइंट, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। इंसानों को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। अरे वही B2B है तो रजिस्टर्ड रेसिपिएंट, अगर B2C है तो जहां पर पैसेंजर इंबार्क करेगा, जहां पर पैसेंजर क्या करेगा भैया? इंबार्क करेगा। इंबार्क मतलब जहां से वो अपनी यात्रा को शुरू करेगा फॉर कंटिन्यूअस जर्नी। याद रखना दोस्तों, अगर आप दिल्ली से मुंबई जा रहे हो, मुंबई से वापस दिल्ली आ रहे हो, टिकट सिंगल है, आने और जाने का एक ही टिकट है। दोस्तों मैं बता दूं, टिकट एक भी अगर बना है ना तो भी सेपरेट जर्नी मानी जाएगी, क्योंकि दिल्ली से मुंबई जाओगे तो मुंबई से वापस थोड़ी बैठ के दिल्ली आ जाओगे ना भैया, बीच में यात्रा ब्रेक होगी। जब यात्रा बीच में ब्रेक होती है तो वो कंटिन्यूअस नहीं होती है, उनको सेपरेट जर्नी माना जाता है। तो जब दिल्ली से मुंबई जाओगे तो दिल्ली में पीओएस होगा, मुंबई से वापस दिल्ली आओगे तो मुंबई में पीओएस होगा। ओके, राइट। अच्छा, रेसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड है तो रजिस्टर्ड पर्सन की लोकेशन, अगर अनरजिस्टर्ड है, ध्यान रखना, अगर अनरजिस्टर्ड है, ओहो ये नोट तो मैं बताना ही भूल गया दोस्तों। कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे आप पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस लेते हो और जो सामने वाला होता है, जो सप्लायर होता है, जो सर्विस का सप्लायर होता है, अगर वो आपको एक मंथली पास टाइप बनाकर दे देता है, वो आपको कुछ वाउचर, कुछ कूपन दे देता है कि आने वाली 10 यात्राएं आप हमारी फ्लाइट में कर सकते हो, कहीं से कहीं भी जा सकते हो पूरे इंडिया में। दोस्तों उस समय ये पता नहीं होता है कि वो अपनी यात्रा कहां से एम्बार्क करेगा, पीओएस कैसे निकाला जाएगा। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, जब तो रजिस्टर्ड की जो लोकेशन है रेसिपिएंट की वो इंपॉर्टेंट है। अगर रजिस्टर्ड नहीं है, रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, तो क्या करेंगे दोस्तों? अनरजिस्टर्ड जो पर्सन होता है उसकी लोकेशन देखी जाती है इन रिकॉर्ड्स। रजिस्टर्ड पर्सन की लोकेशन देखी जाती है इन रिकॉर्ड्स, और अनरजिस्टर्ड पर्सन की लोकेशन पर पीओएस निकाला जाता है। पीओएस मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई। अच्छा सर, रिकॉर्ड में एड्रेस है ही नहीं, अदर केस है, ध्यान रखना। अब की बार सप्लायर की लोकेशन पर मान लेंगे, राइट? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। 8th सर्विस क्या है सर? वही सर्विस ऑन बोर्ड। अरे वो पहले गुड्स ऑन बोर्ड था, सामान चढ़ाया, सामान बेच रहे ट्रेन में, बस में, हवाई जहाज में। अब की बार सर्विस दी जा रही है, ऑन बोर्ड अ कन्वेंस। देते हैं डियर, बिल्कुल देते हैं। बड़ी बड़ी फ्लाइट्स में, बड़े बड़े ट्रेन में आपको स्पा सर्विस मिलती है, ऑन फ्लाइट आप स्पा सर्विस ले सकते हो। बड़ी गजब बात है सर। यस दोस्तों ध्यान रखना, खाना अगर फ्लाइट में बेचा जाएगा तो वो 8th पॉइंट में कवर नहीं होगा, उसे हम सर्विस ऑन बोर्ड नहीं मानेंगे। लिखा है एक्सेप्ट मील सोल्ड ड्यूरिंग फ्लाइट। सर अगर सर्विस दी जा रही है ऑन बोर्ड तो कहां माना जाएगा? सुनो, वो जो कन्वेंस है उसका फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर, पैसेंजर कहां से चढ़ा वो मतलब नहीं है, उस कन्वेंस ने अपनी पहली उड़ान उस यात्रा की कहां से भरी। दिल्ली से मुंबई, मुंबई से बैंकॉक फ्लाइट जा रही है, एक पैसेंजर मुंबई से बैंकॉक के लिए प्रस्थान करता है और वो ऑन बोर्ड सर्विस ले लेता है फ्लाइट के अंदर। बताओ दोस्तों पीओएस कहां मानोगे? मुंबई मत लिख देना, गलत हो जाएगा, दिल्ली आएगा, क्योंकि कन्वेंस ने उड़ान दिल्ली से भरी थी भैया। ओके, बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विस इंक्लूडिंग स्टॉक ब्रोकर, जो बैंकिंग और अदर फाइनेंशियल सर्विस होती है जिसमें स्टॉक ब्रोकर भी आता है, बता देता हूं दोस्तों, रेसिपिएंट की लोकेशन पर माना जाएगा, रेसिपिएंट की लोकेशन पर माना जाएगा। अगर रेसिपिएंट का रिकॉर्ड सप्लायर के पास अवेलेबल है तो, रजिस्टर्ड है, नॉन रजिस्टर्ड है, गया तेल लेने, छोड़ो, मतलब इस बात को छोड़ो भैया, रजिस्टर्ड है अनरजिस्टर्ड है छोड़ो। रेसिपिएंट का अगर रिकॉर्ड है ना सप्लायर के पास, तब तो पीओएस वही माना जाएगा। और अगर रेसिपिएंट का कोई रिकॉर्ड नहीं है तो सप्लायर की लोकेशन पर माना जाएगा पीओएस, सप्लायर की लोकेशन पर माना जाएगा। इंश्योरेंस सर्विस B2B है तो रजिस्टर्ड रेसिपिएंट, अगर इंश्योरेंस सर्विस B2B है, बिजनेस टू बिजनेस,
तो जो रजिस्टर्ड रेसिपिएंट है उसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट है। और अगर B2B नहीं है तो सप्लायर के रिकॉर्ड में जो भी रेसिपिएंट की लोकेशन है, अब ये मत बोलना कि लोकेशन नहीं होगी, अरे किसी का बीमा कर रहे हो, क्या उसका एड्रेस नहीं पता होगा? बिल्कुल पता होगा, वहां मानेंगे, वहां मानेंगे, सप्लायर की लोकेशन पर कभी नहीं मानेंगे, ध्यान रखना। एडवर्टीजमेंट सर्विस सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, स्टैच्यूटरी बॉडी को, लोकल अथॉरिटी को, ये 4 लोग, केवल 4 लोग, इनको अगर एडवर्टीजमेंट सर्विस मिलती है तो ही 11th नंबर लगेगा, अदरवाइज नॉट, अदरवाइज डिफॉल्ट रूल लगेगा। दोस्तों अगर इन 4 लोगों को एडवर्टीजमेंट की सर्विस दी जा रही है तो ध्यान रखना, जिस स्टेट में एडवर्टीजमेंट ब्रॉडकास्ट होगा, डिस्प्ले होगा, रन होगा, वहां पीओएस माना जाएगा। अगर स्टेट एक से ज्यादा है तो हमें प्रोपोर्शनेट करके वैल्यू को निकालना पड़ेगा। दोस्तों एडवर्टीजमेंट अलग अलग टाइप से होता है। पहला न्यूज़पेपर में होता है, पब्लिकेशन के थ्रू होता है। तो जहां जहां न्यूज़पेपर की जितनी जितनी कॉपीज जितने जितने स्टेट में प्रिंट होती है वहां पीओएस माना जाता है। अगर एडवर्टीजमेंट प्रिंटेड मटेरियल लाइक पैम्पलेट, लीफलेट, डायरी, कैलेंडर, टी शर्ट के थ्रू होता है तो इन्हें जहां जहां जितना जितना डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उतने उतने जगह पर पीओएस माना जाएगा। अगर एडवर्टीजमेंट होर्डिंग्स पर होता है तो जिस स्टेट में जितनी होर्डिंग लगाने के पैसे हैं वहां पीओएस माना जाएगा। अगर एडवर्टीजमेंट ट्रेन पर होता है, लंबी चौड़ी ट्रेन पर होता है, तो दोस्तों ट्रेन तो पता नहीं कितने स्टेट में से होके निकलेगी, तो लॉ ने बोला भाई जितना जितना रेलवे ट्रैक जितने जितने स्टेट के अंदर है उसको नाप लेंगे, उसके रेशो में मानेंगे। एडवर्टीजमेंट ऑन बैक ऑफ यूटिलिटी बिल, अगर कोई ऑयल का, गैस का कंपनी का यूटिलिटी बिल है उसके पीछे एडवर्टीजमेंट होता है दोस्तों, तो जिस स्टेट के अंदर जितने जितने कंज्यूमर होते हैं वहां पर पीओएस माना जाता है। अगर एडवर्टीजमेंट रेलवे टिकट पर होता है तो जितने जितने रेलवे स्टेशन जितने जितने स्टेट में होते हैं उस रेशो में बांटा जाता है। अगर रेडियो स्टेशन पर ऐड होता है तो जितने जितने रेडियो स्टेशन हर स्टेट में होते हैं उस रेशो में बांटा जाता है। अगर टीवी चैनल पर ऐड होता है तो जितने नंबर ऑफ व्यूअर्स जितने जितने स्टेट में होते हैं वहां पर माना जाता है। व्यूअरशिप इज द बेसिस ऑफ लास्ट वीक ऑफ द क्वार्टर, लास्ट वीक ऑफ द क्वार्टर। सिनेमा हॉल में ऐड करोगे भैया, जितने जितने स्टेट में सिनेमा हॉल है उसके बेसिस पर। इंटरनेट पर ऐड करोगे तो जिस स्टेट में जितने इंटरनेट सब्सक्राइबर्स हैं आईपी एड्रेस से पता चल जाता है उसके बेसिस पर। एसएमएस के थ्रू अगर ऐड करोगे, टेक्स्ट मैसेज के थ्रू, तो जितने टेलीकॉम सब्सक्राइबर जितने जितने स्टेट में है उसके बेसिस पर निकाला जाएगा। टेलीकॉम सर्विस के केस में अगर फिक्स लाइन लीज, इंटरनेट लीज सर्किट है तो जहां इक्विपमेंट इंस्टॉल्ड होता है वहां पर पीओएस माना जाता है। अगर पोस्टपेड है, मोबाइल, इंटरनेट है तो भैया जो बिलिंग एड्रेस होता है रेसिपिएंट का वहां माना जाता है। और अगर वो अवेलेबल नहीं है तो सप्लायर की लोकेशन पर माना जाएगा। प्रीपेड मोबाइल के केस में जो सेलिंग एजेंट है, डिस्ट्रीब्यूटर है, उसका एड्रेस इंपॉर्टेंट होता है। अगर पेमेंट इलेक्ट्रॉनिक मोड में हुआ है, आपने रिचार्ज ऑनलाइन करवाया है, तो सप्लायर के पास जो भी आपका एड्रेस है एज ए रेसिपिएंट वहां, सर एक से ज्यादा स्टेट है तो प्रोपोर्शनेट करेंगे। दोस्तों अगर आपकी सर्विस ऊपर दिए गए किसी भी पॉइंट में फॉल नहीं करती है तो दोस्तों डिफॉल्ट रूल लग जाएगा। डिफॉल्ट रूल क्या कहता है? अगर ट्रांजैक्शन B2B है तो रजिस्टर्ड रेसिपिएंट की लोकेशन इंपॉर्टेंट होगी, और अगर ट्रांजैक्शन B2C है तो एड्रेस देखा जाएगा ऑन रिकॉर्ड एग्जिस्ट लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट, और इन अदर केसेस लोकेशन ऑफ द सप्लायर। तो B2B है तो रजिस्टर्ड रेसिपिएंट, B2C है और अगर एड्रेस है रेसिपिएंट का तो वहां मानेंगे, एड्रेस नहीं है तो लोकेशन ऑफ द सप्लायर। आई थिंक दोस्तों आप मेरी बात को समझ गए होंगे। हाँ सर, हम आपकी बात को बहुत जोर से समझ गए हैं। सेक्शन 13 क्या कहता है दोस्तों? सेक्शन 13 कहता है प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस वेयर लोकेशन ऑफ सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों में से कोई भी लोकेशन अगर इंडिया के बाहर है तो सेक्शन 13 लगेगा। इसमें भी डियर मैं पहले स्पेशल कैटेगरी ऑफ सर्विस बताऊंगा फिर अदर बताऊंगा। स्पेशल में सबसे पहले गुड्स अगर फिजिकली अवेलेबल करवाना पड़ता है। अरे किसी गुड्स पर परफॉर्मेंस होनी है तो जब तक गुड्स नहीं होगा तो उस पर परफॉर्मेंस करोगे कैसे? तो दोस्तों जहां पर परफॉर्मेंस होगी वहां सर्विस को दिया हुआ मानेंगे। लेकिन अगर रिमोट लोकेशन से काम हो रहा है, यहीं से बैठे बैठे दूर बैठकर सामान को ठीक कर रहे हो, तो भैया जो गुड्स जिस समय पड़ा है जहां पर और आप यहीं इंटरनेट से बैठे बैठे उसको सही कर रहे हो तो वो गुड्स जिस लोकेशन पर रखा गया है वहां पीओएस माना जाएगा। दोस्तों एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर एग्जाम में क्वेश्चन आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। अगर इंडिया के बाहर से गुड्स आप टेम्पोररी इंपोर्ट करके लाए हो और आप उसकी रिपेयरिंग करने के बाद वापस उसको इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट कर दोगे तो दोस्तों ध्यान रखना
आपने परफॉर्मेंस इंडिया में करी है, लेकिन पीओएस इंडिया में नहीं माना जाएगा, रेसिपिएंट की लोकेशन पर माना जाएगा, और रेसिपिएंट तो इंडिया के बाहर ही होगा भाई। तो पीओएस नहीं, मतलब पीओएस निकलेगा लेकिन जीएसटी नहीं लगने वाला। और अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर, अगर रेसिपिएंट की लोकेशन अवेलेबल नहीं है तो इस केस में फिर हम सप्लायर की लोकेशन पर चले जाएंगे। दोस्तों, अगर फिजिकल प्रेजेंस ऑफ रेसिपिएंट नेसेसरी है, कोई ऐसी सर्विस है जहां पर सामने वाला बंदा चाहिए, ब्यूटी ट्रीटमेंट करना है, कुछ भी करना है भैया, अगर सामने वाला बंदा चाहिए तो उस पर अगर परफॉर्मेंस होनी है, किसी की फोटो क्लिक होनी है तो फोटो खींच मेरी फोटो, खींच मेरी फोटो, अरे सामने होगा जब फोटो खींचेंगे तो भैया जहां परफॉर्मेंस होगी वहां सर्विस को दिया हुआ माना जाएगा, वहां सर्विस को दिया हुआ माना जाएगा। लेकिन अगर एक से ज्यादा लोकेशन पर यह काम हो रहा है, टीटी और मोर देन टीटी के साथ एनटीटी भी है, तो 100% सर्विस टीटी में दी हुई मानी जाएगी। राइट, ओके सर। किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेशन में सर्विस दी जा रही है तो इमूवेबल प्रॉपर्टी जहां पर लॉकेटेड है या इंटेंडेड टू बी लॉकेटेड है, उसके लिए अगर आप सर्विस दे रहे हो तो जहां पर लोकेशन होगी भैया वहां पीओएस माना जाएगा। अगर एडमिशन टू और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट की बात हो रही है तो जहां इवेंट होने जा रहा है वहां पीओएस निकाला जाता है। अगर 1 से लेके 4 तक जो भी सर्विस पड़ी, अगर उसकी लोकेशन 1 से ज्यादा है, मोर देन है, एक लोकेशन टीटी, एक एनटीटी, एक लोकेशन इंडिया आ रही है, एक लोकेशन यूएस आ रही है, कंप्लीट सर्विस इंडिया में दी हुई मानी जाएगी भैया 100%। अगर 1 से ज्यादा लोकेशन है तो पूरी टीटी में मानेंगे, और स्टेट अगर 1 से ज्यादा है तो फिर हमें प्रोपोर्शनेट करके देखना पड़ेगा। एग्जाम्पल भरपूर हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक जरूर करते जाइएगा, सब्सक्राइब करके रखिएगा चैनल को। बहुत सारे रिवीजन वीडियो, आरटीपी, एमटीपी सब कुछ आपको सॉल्व करवाने वाला हूं, और शेयर करिएगा मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ ताकि सबको बेनिफिट मिल सके। बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी अगर सर्विस देते हैं अपने अकाउंट होल्डर को, उनका बैंक में अकाउंट होना चाहिए, ध्यान रखना, नॉन अकाउंट होल्डर नहीं, अकाउंट होल्डर। इंटरमीडिएटरी सर्विस, इसमें एजेंट और ब्रोकर की सर्विस आती है। और हायरिंग ऑफ मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट, अगर कोई बंदा ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स किराए पर देता है, इंक्लूडिंग याच, याच इंक्लूड है, याद रखना, एयरक्राफ्ट और वेसल को छोड़कर, एयरक्राफ्ट और वेसल को छोड़कर अप टू अ पीरियड ऑफ 1 मंथ। अगर 1 महीने तक किराए पर दोगे तो 5वां पॉइंट लगेगा, 1 महीने से ज्यादा दोगे तो 5वां पॉइंट नहीं लगेगा, एयरक्राफ्ट वेसल में तो 5वां पॉइंट लगना भी नहीं है। याद रखना दोस्तों, इन 3 सर्विसेज के केस में पीओएस कहां पर निकाला जाएगा? लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस, लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स अदर देन मेल और कोरियर। दोस्तों, अगर मेल और कोरियर को छोड़ दें और अगर हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विस देते हैं तो जो गुड्स का डेस्टिनेशन होगा वहां मानेंगे भैया डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन में जहां से पैसेंजर इंबार्क करेगा, देखो सेक्शन 12 और 13 में बहुत सारी सर्विसेज कॉमन भी नजर आ रही होगी, जो कॉमन है उनको टिक लगा लो, जो कॉमन नहीं है उनको अलग से याद कर लो। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस वहां पर भी यही थी जहां से यात्रा शुरू होती है। ऑन बोर्ड सर्विस में यही था जहां से कन्वेंस का, पैसेंजर का नहीं, कन्वेंस का फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर कहां पर है। ओआईडीएआर सर्विस में रेसिपिएंट की लोकेशन इंपॉर्टेंट होती है, वहीं पर पीओएस निकाला जाता है। और मैं बता दूं 7 कंडीशन में से अगर 2 कंडीशन पूरी हो जाती हैं तो लोकेशन टीटी में मानी जाती है। ये 7 कंडीशन मैंने आप लोगों को दे रखी है माय डियर फ्रेंड्स। इसके बाद क्या, अगर सर्विस ऊपर दिए गए किसी भी पॉइंट में कवर नहीं होगी तो डिफॉल्ट रूल लग जाएगा। और डिफॉल्ट रूल क्या कहता है? रेसिपिएंट की लोकेशन इंपॉर्टेंट होती है। अगर रेसिपिएंट की लोकेशन अवेलेबल नहीं होती है तो फिर हम सप्लायर की लोकेशन पर सर्विस को दिया हुआ मान लेते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से सेक्शन 10, सेक्शन 11, सेक्शन 12, सेक्शन 13 चारों सेक्शन का हमने फुल रिवीजन कर लिया है पीओएस के केस में। अमेंडमेंट्स आप लोग ध्यान रखिएगा, अमेंडमेंट्स के अंदर मैंने वैसे अलग से सेपरेट वीडियो बना रखे हैं, वहां से जाकर भी आप देख सकते हो। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। पूरा पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर एट वेरी फ्री ऑफ कॉस्ट। मैक्सिमम शेयर करिएगा दोस्तों, बस मेरा एक ही बेनिफिट है कि आप सब लोगों को इससे फायदा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बस चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए और इंजॉय करिए दोस्तों अपनी स्टडीज को, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जोश दिल में जगाते चलो, जीत के गीत गाते चलो। थैंक यू सो मच। और एग्जाम होगा भाई, पढ़ाई करना शुरू कर दो, 30 दिन बचे हैं बस। राइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।